हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का पूरा फॉलो कर रहे हैं ना। घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इटरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल है। इट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आज हम उसी डेटा फ्रेम में डिस्कस करेंगे कि रो वाइज और कॉलम वाइज हम कैसे मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा फ्रेम है। मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका डेटा फ्रेम है जिसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अगर मुझे इस डेटा फ्रेम में रो वाइज रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है, मतलब फर्स्ट रो पहले डिस्प्ले हो, फिर सेकेंड रो डिस्प्ले हो और फिर थर्ड रो डिस्प्ले हो, मान लीजिए ऐसी रिक्वायरमेंट है, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इटर रोज। इटर रोज की स्पेलिंग देखिएगा, ITER ROWS। इटरेटिव इटरेटिव वर्ड हमने पहले भी लूप्स के केस में डिस्कस किया था। इटरेशन, जब एक ही काम बार बार होता है तो हम उसको बोलते हैं इटरेशन। तो इटर रोज जो फंक्शन है हमारा, वो हमको रो एक्सेस करवाएगा हमारे डेटा फ्रेम से। मतलब पहली रो एक्सेस हुई, काम हो रहा है ना, सेम काम बार बार जब होता है तो उसको लूप बोलते हैं। तो पहली रो एक्सेस हुई, फिर दूसरी रो एक्सेस हुई और फिर तीसरी रो एक्सेस हुई। क्योंकि यहाँ डेटा फ्रेम में 3 रो हैं, तो इटर रोज जो फंक्शन है वो हमको हमारे डेटा फ्रेम से सारी रोज एक एक करके एक्सेस करवाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है इटर रोज के बाद इटर आइटम्स, जो कि हमको हमारे डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को कॉलम वाइज एक्सेस करवाएगा। पहला कॉलम पहली बार में एक्सेस होगा, फिर दूसरी बार में लूप जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा कॉलम एक्सेस होगा, और फिर जब तीसरी बार में लूप एग्जीक्यूट होगा तब हमारा तीसरा कॉलम एक्सेस होगा। अब इसी को हम यहाँ पर हमारे कोड के थ्रू समझते हैं। इटर रोज और इटर आइटम्स दो हमारे पास फंक्शंस हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि इटर रोज फंक्शन हमारे डेटा फ्रेम में रो वाइज डाटा एक्सेस करने, रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए यूज होगा, जबकि इटर आइटम्स हमारे डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को कॉलम वाइज एक्सेस करने में यूज होगा। ठीक है। तो एक तो आपको इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, और दूसरी बात इन दोनों में डिफरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क में आ जाए या 2 मार्क में आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटर रोज एंड इटर आइटम्स फंक्शन। तो एक तो आपका डिफरेंस हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, कि इटर रोज रो वाइज डेटा एक्सेस करने में यूज होता है डेटा फ्रेम से, जबकि इटर आइटम्स डेटा फ्रेम से कॉलम वाइज रिकॉर्ड एक्सेस करने में यूज होता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आते हैं कोड पर। एग्जाम्पल, कैसे हम इटर रोज फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर एक फिर से हमने डेटा फ्रेम बनाया। आप इस कोड को देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है कि नहीं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज डिक्शनरी, और फिर उसको बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला है, मतलब ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को हमने एल में ले लिया और एल को डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया। पीरियड और डेटा फ्रेम और एल लिखने के कारण जो हमारा डेटा फ्रेम बना है DF1, ओके, उसमें कॉलम नेम्स हो जाएंगे नेम और सरनेम, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, और वैल्यूज हो जाएंगी, पहली डिक्शनरी की वैल्यूज पहली रो बन जाएगी और दूसरी डिक्शनरी की वैल्यूज दूसरी रो बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ प्रिंट DF1 से हमको इतना रिजल्ट तो मिल गया। नाउ आवर टारगेट इज वी वांट टू इटरेट
रो बाय रो, वी वांट टू एक्सेस रिकॉर्ड रो बाय रो फ्रॉम आवर डेटा फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, आप ये चीज ध्यान में रखिए, ये चीज बिल्कुल समझ लीजिए कि जब भी आपको इटर रोज या इटर आइटम्स दोनों फंक्शंस में से कोई भी यूज करना है तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी फॉर लूप की। फॉर लूप हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। फॉर लूप इटरेशन का एक तरीका है, एक टूल है, जिसके थ्रू हम एक ही काम को बार बार करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप के ब्रैकेट्स के अंदर हमको दो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं, रो अंडर स्कोर इंडेक्स और रो अंडर स्कोर वैल्यू। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे या इनसे हमें क्या मिलने वाला है वो अभी हम समझते हैं। यहाँ सिंटेक्स को एक बार समझ लीजिए। फोर ब्रैकेट्स में रो अंडर स्कोर इंडेक्स कॉमा रो अंडर स्कोर वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, इन ऑपरेटर यूज हुआ है। इन किस में कर रहे हैं, तो DF1 में। ये हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है जो रिसेंटली, उस डेटा फ्रेम पर हम इटर रोज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब पहली बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हमें चूंकि डेटा फ्रेम से एक्सेस करना है तो पहली रो एक्सेस होगी। अब पहली रो मतलब रो इंडेक्स 0, ठीक है। तो पहली रो जब एक्सेस होगी तो रो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 0, ओके। और रो इंडेक्स 0 के लिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी, दो वैल्यूज है, सचिन एंड भारद्वाज। ये दोनों क्या है, पहली रो के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आते हैं पहली रो के लिए, यस, रो वैल्यू इज, रो वैल्यू देखने से तो लग रहा था कि कोई सिंगल एक सिंपल वेरिएबल है जो एक वैल्यू एट अ टाइम रखेगा, बट नहीं, यहाँ पर रो वैल्यू क्या करेगा, पूरी की पूरी रो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहली रो में दो वैल्यूज हैं, सचिन एंड भारद्वाज, ठीक है, ये एक ही रो के पार्ट है, ठीक है। तो अब चूंकि सचिन रिलेटेड नेम से है और भारद्वाज रिलेटेड है सरनेम से, तो रिजल्ट का फॉर्मेट देखिए कैसे आएगा। रो वैल्यू इज तो प्रिंट में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे कैसे आना ही था। अब प्रिंट रो वैल्यू, प्रिंट रो वैल्यू से पहली बार जब आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उसने उठाया हमारे डेटा फ्रेम से सचिन और भारद्वाज, और सचिन और भारद्वाज के लेफ्ट में सचिन नेम की वैल्यू थी और भारद्वाज सरनेम की। ये एक बार चला है अभी, ठीक है। अभी ये फिर से चलेगा क्योंकि अभी तो हमारे डेटा फ्रेम में और रिकॉर्ड है, तो सेकंड टाइम फिर से ये ऑटोमेटिक चलेगा। अब हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार चलना है, एक बार चलना है, दो बार, ऑटोमेटिकली जब तक कि सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं हो जाते आवर लूप विल रन। तो सेकंड टाइम रो इंडेक्स इज 1 लिखा आ गया और रो वैल्यू इज, सेकंड रो एक्सेस होगी विनोद और वर्मा, यहाँ पर नेम और सरनेम के लिए लिखा आ गया। तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इटर रोज फंक्शन यहाँ पर कैसे काम कर रहा था। ये पूरे का पूरा सिंटेक्स आप एज इट इज अपने सिस्टम पर लिखिएगा और इसको रन करके देखिएगा और कोशिश करिए कि जो सिंटेक्स हम लिख रहे हैं वो हम खुद लिखें, बजाय इसके कि केवल हम कॉपी पेस्ट करें या देख के लिखें। धीरे धीरे हमें हमारा कोड लिखने के स्किल्स को डेवलप करना है, नए कॉन्सेप्ट्स को समझना है और अपने स्किल्स को वहां तक ले जाना है कि हम अपना प्रोग्राम खुद बना सकें, ठीक है। तो कोड एक बार आप देख के लिख लें भले, लेकिन सेकेंड टाइम आप फिर से एक नया डेटा फ्रेम बनाएं, उसमें नए कुछ वैल्यूज लें और फिर उसमें फॉर और इटर रोज फंक्शन खुद अपना लिखें, फिर उसको देख के ना लिखें। हो सकता है सिंटेक्स एरर आएगी, नो प्रॉब्लम, फिर से आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि देखिए आपने सिंटेक्स में कहाँ गड़बड़ कर दी। अगर आप इस तरीके से एक दो तीन प्रोग्राम इटर रोज फंक्शन का यूज करके बनाएंगे तो 100% आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। अब इटर रोज फंक्शन के बाद जो अगला फंक्शन है हमारा वो है इटर आइटम्स। जब हम कॉलम बाय कॉलम हमारे डेटा फ्रेम से रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहें तो अब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से वही सेम एग्जांपल ले लिया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का। अब बात यहाँ से नई शुरू होती है। नई क्या शुरू होती है यहाँ पर,
ये लिखा हुआ है फॉर कॉल अंडरस्कोर नेम कॉमा कॉल अंडरस्कोर वैल्यू इन df1 डॉट इटर आइटम्स। क्या डिफरेंस रहा पिछले वाले फॉर और इस फॉर में? रिकॉल करिए, वहां लिखा हुआ था फॉर कॉल की जगह क्या लिखा हुआ था? रो अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ भी लिखा था रो अंडरस्कोर वैल्यू, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल अंडरस्कोर नेम और कॉल अंडरस्कोर वैल्यू। अब यहाँ समझने की चीज एक और है कि वहां पर तो रो अंडरस्कोर इंडेक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कॉल अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था शुरू में डेटा फ्रेम के इंट्रोडक्शन में कि जो डेटा फ्रेम का रो इंडेक्स होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन जो डेटा फ्रेम का कॉलम नेम होता है उसको नेम से रेफर किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉल अंडरस्कोर नेम लिखा जा रहा है और वैल्यू तो वैल्यू ही है। अब आते हैं, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा ये समझते हैं। यस, तो नीचे चलते हैं हम, कोडिंग वही है, यहाँ पर रो इंडेक्स इज लिखा होता है, यहाँ पर कॉल अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है, कॉलम नेम इज लिखा हुआ है, कॉल वैल्यू लिख दिया, वहां रो वैल्यू लिखा हुआ था, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कैसे रन होगा। अब चूंकि हम यहाँ पर कॉलम नेम इज दे रहे हैं, ठीक है, तो पहली बार में जब ये आपका चलेगा, ये आपका ये जो दिखा रहे हैं है ना, ये जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यस, ये आपको अपना पूरा डेटा फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर। अब पहली बार जब आपका लूप चला तो पहले कॉलम के लिए बात होगी, पहले कॉलम के लिए बात होगी तो पहला कॉलम है आपका नेम कॉलम, ठीक है, तो कॉलम नेम इज नेम। अब वैल्यूज, तो पहले नेम के लिए दो वैल्यूज निकल के आएंगी, सचिन और विनोद, ठीक है, तो देखिए सचिन विनोद और इंडेक्स वैल्यू आ गई 0 1। अब इनका अपेयरेंस देखिए, पिछले आउटपुट और इस आउटपुट को कंपेयर करिए। पिछले आउटपुट में क्या लिखा आया था? पिछले आउटपुट में रो आई थी ना, तो यहाँ था नेम, यहाँ थी सरनेम और यहाँ नेम और सरनेम की वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पर 0 और 1 है। वहाँ पिछले वाले आउटपुट में यहाँ नेम कॉलम नेम्स आए थे, यहाँ पर आपको रो इंडेक्स आया है 0 और 1 इस कॉलम के लिए। केवल पहली बार जब लूप चला था केवल सचिन और विनोद पहले कॉलम के रिजल्ट आ गए, लेकिन यहाँ कहीं भी नेम नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि नेम यहाँ आ गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये यूज हो गया इटर आइटम्स का। अब ये दोनों प्रोग्राम आप सभी अपने सिस्टम पर बनाएंगे और देखिए रिजल्ट किस तरीके से आता है। फिर वही कहूंगी, प्रैक्टिस करिए, 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, अलग अलग डेटा फ्रेम पर आप इनको अप्लाई करिए, अपने प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम में सेव करके रखिए, और हाँ, पेन भी पेपर पर चलाइए, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपको प्रोग्राम लिखना है, बनाना नहीं है, प्रैक्टिकल करके नहीं देखना है, इसलिए पेन पेपर पर चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। और सिंटेक्स एक बार आपको अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर इटर आइटम्स और इटर रोज फंक्शन बेस्ड हम और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर बात करें इटर रोज और इटर आइटम्स की, तो जब कभी हमको रो वाइज कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा डेटा फ्रेम पर या कॉलम वाइज कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, तब हमें ये बहुत काम आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये दोनों फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिए, सुरक्षित रहिए, और आपको कोई भी डाउट हो, समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।